अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, हीट यानी कि ऊष्मा। तो ऊष्मा होती क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगला चैप्टर है हीट यानी कि ऊष्मा। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ऊष्मा है क्या? बेसिकली ऊष्मा एक तरीके का टेम्परेचर है जो कि हमें ये बताता है कि भाई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। ये बेसिकली एक तरीके की एनर्जी है। ऊष्मा एक तरीके की एनर्जी है जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊष्मा, आखिर ऊष्मा का ट्रांसफर कैसे होता है? ऊष्मा का ट्रांसफर टेम्परेचर के द्वारा होता है। अगर कोई भी, यानी कि ताप के द्वारा होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये है आपका आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट है, लोहे का ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर अगर मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस है, हमने इसको हीट कर दिया। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ करके मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें एनर्जी कुछ ज़्यादा हो गई, यानी कि इसकी एनर्जी कुछ बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। तो ऊष्मा यानी कि यह हीट यानी कि एनर्जी इसके अंदर इंक्रीज हो गई है। अब हम इसको देखते हैं कि एनर्जी कितने तरीके से ट्रांसफर होती है, हमारे डेली लाइफ में कितने तरीके से ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए बेसिकली 3 प्रिंसिपल हैं थर्मोडायनेमिक्स में, यानी कि ऊष्मागतिकी में 3 प्रिंसिपल हैं एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए। वो कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। पहला तो है हमारा चालन, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। दूसरा है संवहन, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। और अगला है विकिरण, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। यहाँ पर ये 3 चीजें हैं, मतलब हमारे डेली लाइफ में जो भी हम चीजें देखेंगे उनमें से 3 तरीके के प्रिंसिपल्स हैं जिनके माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यानी कि हीट का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन अगर हम देखें कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, तो जितने भी सॉलिड मीडियम हैं उनमें कंडक्शन के द्वारा ही हीट का ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन में इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं, एक तो गैस में, दूसरा लिक्विड में। इन दोनों में कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है एक तरफ से दूसरी तरफ। रेडिएशन में तीनों तरीके के, तीनों मीडियम यानी कि ऑल मीडियम में रेडिएशन का यूज होता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि वैक्यूम में भी अगर आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो भी होगा, सॉलिड में भी होगा, इसके बाद लिक्विड में भी होगा, इसके बाद गैसियस में भी हो जाएगा। तो ये तीनों माध्यम, ये सभी माध्यम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो विकिरण के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा होता है। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, कि चालन में क्या होता है। कोई भी हमने मेटल का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया सॉलिड, मान लीजिए ये आयरन का है, ये मान लीजिए हमने आयरन का इसको ले रखा है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें इसका मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो पूरी रॉड का टेम्परेचर एक ही होगा। हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। एक तरफ से अगर हमने हीट प्रोवाइड करी, तो हमने जब हीट इसको प्रोवाइड करी और हीट प्रोवाइड करने के बाद आप देखोगे कि इस तरफ से टेम्परेचर 25 डिग्री पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर था, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो जब जिस साइड से हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर 25 डिग्री होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी 25 ही रहेगा, बढ़ेगा तो 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28, और हमने मान लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसी टाइम पे यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और उसी टाइम पे अगर आपने देखा कि 30 डिग्री जब यहाँ पर था तो इस साइड देखा तो हो सकता है 30 से कम होगा, मान लिया हमने 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये चीज़ आपने देखी कि अच्छा उसी टाइम पे 30 डिग्री जब यहाँ पर है तो 27 डिग्री सेल्सियस है, और हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर और हीट करते हैं तो यहाँ पर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी बढ़ता जाएगा। यानी कि हीट जो है इस तरीके से ट्रांसफर होती जा रही है। एक टाइम हमने मान लिया कि दोनों तरफ का टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री, या हमने मान लीजिए 40 डिग्री तक टेम्परेचर हमने राइज कर दिया, तो 40 डिग्री यहाँ पर हो गया और 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर हो गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि आखिर इनमें किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है, कौन ले जाता है किसी भी मटेरियल में। पहली बात तो ये है कि ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ये
मेटल बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि मेटलिक और नॉन मेटलिक में से हम मेटल की स्टडी कर रहे हैं। अगर आप नॉन मेटलिक बॉडी को हीट करोगे तो हो सकता है कि इस वाले रूल को फॉलो करेगा, लेकिन काफी कम। कैसे, आप देखते हैं कि ये मेटलिक बॉडी है तो इसमें होता क्या है कि किस तरीके से पार्टिकल्स जो होते हैं इसके वो इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये खड़े हुए हैं और ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को इस साइड से लेते हैं और आगे की तरफ ये ट्रांसफर करते रहते हैं। आगे की तरफ किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, इन्होंने एनर्जी ली और एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर दी, इन्होंने एनर्जी ली आगे को ट्रांसफर कर दी, इसने एनर्जी इनसे ली और इधर ट्रांसफर कर दी। इस तरीके से एनर्जी का मूवमेंट होता रहता है और ये ऑसिलेट करते रहते हैं अपनी जगह पर, यानी कि ये पूरी तरीके से मूव नहीं करते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स इस सॉलिड मटेरियल के वो मूव नहीं करते हैं, इस तरफ मूव नहीं करते हैं, फिर भी क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं और आगे की तरफ पास करते रहते हैं, आगे मूवमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये सीख गए कि इसमें ऑब्जेक्ट में कोई भी मॉलिक्यूल्स एक तरफ से दूसरी तरफ मूव नहीं करता है, फिर भी एनर्जी ट्रांसफर होती है वाइब्रेशन के द्वारा। यहाँ पर ऑसिलेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, एनर्जी लेकर के आगे की तरफ ट्रांसफर करते हैं, आगे की तरफ ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इसको हम लोग ये बोलते हैं कि कंडक्शन हो गया, बेसिकली सॉलिड मीडियम में होता है। सॉलिड में भी सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है आपका मेटलिक बॉडीज में हो जाता है। आयरन हो गया, स्टील, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सब में इस तरीके का प्रिंसिपल लागू होता है। अब आप कहेंगे क्या लकड़ी में होता है, तो लकड़ी में कंडक्शन तो आप ये कहोगे कि पूरी की पूरी बॉडी, अगर मान लीजिए एक तरफ इस तरीके से लकड़ी की बॉडी रखी हुई है और एक तरफ इसको हम लोग हीट कर देते हैं, इस तरफ हीट करते हैं, तो हीट इधर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, तो बिल्कुल कम मात्रा में हीट यहाँ पर पहुंचेगी इस साइड में, इस साइड में काफी हीट नहीं पहुंचेगी। इधर वाला जो पूरा पूरा बॉडी का फेस है वो पूरा पूरा गर्म हो जाएगा, तो काफी कम मात्रा में इसमें ट्रांसफर होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेटल के वो थोड़ा बहुत लूज होते हैं, इनके पूरी तरीके से फिक्स होते हैं। तो इस तरीके से दोनों यहाँ पर चीजें लागू होती है, लेकिन सॉलिड मटेरियल में कंडक्शन के द्वारा ही हीट का ट्रांसफर होता है एक तरफ से दूसरी तरफ। ये चीज अगर आपकी क्लियर हो गई तो थोड़ी सी आगे बात करते हैं हम लोग संवहन में कैसे होता है। संवहन के लिए आपने देखा कि या तो गैस में होगा या लिक्विड में होगा। तो गैस या लिक्विड से आपने ये किया कि एक कंटेनर लिया और उसमें भर लिया पानी, और कंटेनर में जब पानी भर लिया और आपने इसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, गैस बर्नर से आपने इसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी को लेंगे, पूरी बॉटम की जो तली है वहां पर एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेंगे और एनर्जी ले करके ये कहाँ चले जाएंगे, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पर जब ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ से एनर्जी को रिलीज करने के लिए सरफेस पे आ जाए। तो ये मॉलिक्यूल्स लगातार सरफेस पे आते रहते हैं और जिनकी एनर्जी कम होती है वो ऊपर है, वो क्या करते हैं, नीचे का जो स्पेस खाली हुआ है उसको फिल करने के लिए नीचे की तरफ उनका मूवमेंट होता रहता है। तो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से पूरा मूव करते रहते हैं। यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स खुद ही मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इस मटेरियल के मूव नहीं कर रहे थे, यहाँ पर मूव करते हैं। तो लिक्विड इस तरीके से क्या होता है, गर्म होता रहता है और नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है खुद चल करके सरफेस पे आते रहते हैं और पूरे के पूरे लिक्विड को गर्म कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी देखने वाली है कि एक टेम्परेचर ये आएगा कि ये बॉयल होने लगेगा। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो होती है बॉइलिंग और दूसरी होती है यहाँ पर आप हीट कर देंगे। और बॉइलिंग में भी अगर हम लोग देखें तो एक होता है इवेपरेशन और दूसरा होता है वेपराइजेशन। तो ये दो चीजें हैं आपको यहाँ पर ये हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग इसको, बॉइलिंग का मतलब होता है ये खोलने लगे, पानी पूरी तरीके से खोलने लगे। इवेपरेशन क्या होता है, इवेपरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कब होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि सरफेस से केवल और केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे, वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर के और इस सरफेस को इवेपरेट होकर के चले जाएं, इस सरफेस को छोड़ करके चले जाएं, तो वो होता है आपका इवेपरेशन। और वेपराइजेशन में क्या होता है कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लगभग समान होती है, तो इसलिए कहीं का भी मॉलिक्यूल वो उतनी एनर्जी लेकर के पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वो स्केप कर जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन में क्या होता है कि वेपराइजेशन प्रोसेस जो होता है जब पूरी तरीके से पानी खौल रहा होता है, बॉयल कर रहा होता है, तो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी लगभग बराबर होती है, वो एनर्जी लेकर के सरफेस को छोड़ करके चला जाता है। जबकि इवेपरेशन में क्या होता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल सबसे ऊपर है, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं या एटमॉस्फेयर की एनर्जी को लेते हैं और इसके बाद वो क्या करते हैं, सरफेस को छोड़ देते हैं और ये ऊपर चला जाता है।
ऊपर चलते जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इवेपरेशन। इवेपरेशन केवल सरफेस पे होता है और कभी भी होता रहता है, ये जरूरी नहीं कि पानी पूरे को बॉयल किया जाए, केवल सरफेस पे होता है। वेपराइजेशन पूरे के पूरे लिक्विड पे होगा, अगर पानी है तो पूरे के पूरे पानी में होगा, और इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वेपराइजेशन में। वेपराइजेशन में हम लोग ये बोलते हैं कि जब बॉयल करने लगता है, पानी पूरा का पूरा खोलने लगता है, अगर पानी है तो तब वेपराइजेशन हो रहा होगा। यहाँ पर जबकि इवेपरेशन में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ये होता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। वेपराइजेशन के लिए पानी का बॉयल करना जरूरी है। हर एक मटेरियल का, हर एक लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का अगर हम लोग बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 100 डिग्री के बाद ये स्टीम में बदलने लगेगा, बॉयल होकर के ये स्टीम में बदलने लगेगा, अपने लिक्विड वाले रूप को चेंज कर लेगा और ये गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन टेम्परेचर तब भी बढ़ता रहेगा, यानी 100 डिग्री से ऊपर अगर हम लोग बढ़ाएंगे, मान लीजिए 140 डिग्री सेल्सियस हमने उसका टेम्परेचर कर दिया, तो वो 140 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड ना होकर के वो स्टीम के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। और जब हम फिर से कंडेंस कर देंगे, यानी कि ठंडा कर देंगे, तो फिर से ये 100 डिग्री का ये वाटर मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि लिक्विड में ये कन्वेक्शन जो प्रोसेस चल रहा था, इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने बोला कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन में हीट जब देते हैं तो पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर के ऊपर की सरफेस की तरफ आते हैं, जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी लेकर ऊपर आते हैं, ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे जो खाली स्थान होता है उसकी तरफ भागते हैं और एनर्जी लेकर के इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन होता रहता है। सेम प्रिंसिपल गैस में होता है। एक कमरे में मान लीजिए गैस भरी हुई है और एक तरफ से हमने किसी दूसरे तरफ से हमने अगर इसको गर्म करना स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल ये हमने गैस चैम्बर ले लिया और इस गैस चैम्बर में हमने क्या किया, इस गैस चैम्बर में हमने यहाँ पर कोई गैस भरी हुई है और इस गैस में हमने यहाँ पर हीट करना स्टार्ट कर दिया। चैम्बर गैस का ही है, हमने हीट करना स्टार्ट किया, तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इस तरीके से ये रैंडम इधर उधर भागने लगेंगे। तो अब ये भाग करके यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है, जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है वो दौड़ता हुआ इधर कहीं पे आ जाए या कहीं पे भी जा सकता है। और इधर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी लेने के लिए, या आप कहोगे कि यहाँ पर प्रेशर कम जब रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इधर से जब भागेंगे तो प्रेशर कम रहेगा, इस प्रेशर को फिल करने के लिए वो मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ आएंगे जिनमें एनर्जी कम होती है। तो यहाँ तक आप देखोगे तो पूरे के पूरे गैस जो चैम्बर है उसमें बराबर अमाउंट की हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और टेम्परेचर इसका समान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 25 डिग्री इनिशियल था और हमने इसको 30 डिग्री पर कर दिया, तो 30 डिग्री के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 30 डिग्री में सभी के सभी मॉलिक्यूल्स के जो टेम्परेचर है, पूरी गैस का टेम्परेचर वो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग संवहन। संवहन में ये होता है कि मॉलिक्यूल्स खुद ही एनर्जी लेकर के एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम संवहन। कंडक्शन में ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे वाइब्रेशन होता था, मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी बगल वाले को पास करता जाता था और पूरे सिस्टम में एनर्जी पास हो जाती थी। विकिरण आते हैं हम लोग, अब अगला है विकिरण यानी कि रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है कि एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता ना हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेडिएशन। किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वैक्यूम में भी चल सकती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी वो चल सकती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विकिरण। सूरज से धरती तक जो एनर्जी आती है वो विकिरण के माध्यम से आती है और इस तरीके से पूरे एनवायरनमेंट में हीट जनरेट हो जाती है। हीट को वो एक्सेप्ट करता है, सूरज की जो रोशनी होती है वो गर्मी प्रोवाइड करती है हमारे ब्रह्मांड को और पृथ्वी को, वो रेडिएशन के द्वारा ही की जाती है। तो इस तरीके से आपने इसके बारे में ये चीजें देख ली। तो अब हम आते हैं कि आखिर जो एनर्जी का तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन हम बात करते हैं कि टेम्परेचर को आखिर मेजर कैसे किया जाए। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग स्केल्स दे रखी हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल्स दे रखी हैं। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेल्सियस। तो सेल्सियस नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था, स्वीडन के रहने वाले थे, इन्होंने सेल्सियस टेम्परेचर स्केल का निर्माण किया, तो हम लोग उस स्केल को बोलते हैं सेल्सियस स्केल। इसके बाद अगला है केल्विन भी थे, केल्विन ने भी दिया, जर्मनी के रहने वाले थे। फिर इसके बाद है सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट भी हैं। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग स्केल का निर्माण किया है। हम देखते हैं कि सेल्सियस ने क्या किया कि ये देखा कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री इन्होंने कहा कि भाई 0 से लेकर के 100 डिग्री के बीच में 100 खाने ले लिए, 0 से लेकर के 100 खाने ले लिए और इसके बीच में एक एक डिग्री का इन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया और
इसी स्केल को बोला गया सेल्सियस स्केल। मतलब ये था कि 0 डिग्री को इन्होंने मान लिया है मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री को बोल दिया है मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर जो 100 डिग्री था इसको इन्होंने बोला बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो चीज थी सबसे पहले सेल्सियस ने बताया कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट हम 0 मानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 100 मानते हैं, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट 100 मानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 0 मानते हैं, तो इस स्केल को 0 से लेकर के 100 तक डिवाइड किया गया और एक एक करके 100 खाने बना दिए गए। तो इस स्केल को इन्होंने बोला कि भाई ये है हमारी सेल्सियस स्केल। इसी को देखते हुए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके की स्केल्स का निर्माण कर दिया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि केल्विन ने क्या किया, तो केल्विन ने भी इसी तरीके से एक स्केल का निर्माण किया और इसमें 273.15, क्योंकि केल्विन थे तो केल्विन लगाना पड़ा। इसके बाद जो है यही 373.15 केल्विन का इन्होंने नाम किया कि इतने केल्विन से लेकर के इतने केल्विन के बीच में जो खाने हैं उन्होंने भी 100 ही रखे। कितने रखे? इसके बीच में भी इन्होंने भी 100 खाने रखे। 0 से 100 के बीच में जो सेल्सियस ने दिया तो वो भी 100 खाने थे, केल्विन ने भी 100 खाने ही रखे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनके बारे में हम लोगों ने बात करी, वो है फारेनहाइट। फारेनहाइट ने कहा कि भाई हम भी इसी को, इन्होंने माना 273.15 को मेल्टिंग पॉइंट केल्विन ने, और 373.15 माना बॉइलिंग पॉइंट केल्विन ने। जब फारेनहाइट आते हैं तो फारेनहाइट ने कहा कि ठीक है, इसको हम जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको हम मानते हैं 32 फारेनहाइट, और इसके बाद यहाँ तक का इन्होंने माना कि 212। अगर इनका डिफरेंस लिया जाएगा तो 180 खाने इसके बीच में आ गए, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस को इन्होंने माना है मेल्टिंग पॉइंट और 212 को बॉइलिंग पॉइंट माना था फारेनहाइट ने। तो इनकी अलग अलग स्केल, लेकिन टेम्परेचर सबके द्वारा उसी रेंज का ही नापा जाना, यानी कि सबका जो वैल्यू है वो बराबर आएगी। तो इससे हमारा एक फार्मूला जनरेट हो जाता है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपने सॉलिड लिक्विड ले लिया, उसको हमने इतनी हीट दी, अगर लिक्विड है अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड को हमने इतनी हीट दी कि ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ये बदल जाए। सॉलिड से अगर ये लिक्विड स्टेट में बदल जाए तो जब हम जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आइस ले ली, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उस बर्फ को हमने अगर हीट किया तो वो लिक्विड में बन जाएगी। तो जब वो लिक्विड में बनने लगती है उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्ट, क्योंकि हीट दे रहे हैं तो मेल्ट होगी तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। इसी तरीके से हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के जस्ट उल्टा फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए लिक्विड है, उसको हमने और ठंडा किया 0 डिग्री सेल्सियस का वो लिक्विड बन गया, उसके बाद थोड़ा सा और ठंडा करेंगे वो सॉलिड बन जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, यानी कि पानी लिक्विड से सॉलिड में बन रहा है, पानी से बर्फ बन रही है जिस टेम्परेचर पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही होते हैं, लेकिन प्रोसेस जब रिवर्स होता है तो उनके नामकरण भी अलग अलग हो जाते हैं। जब बर्फ मेल्ट हो रही होती है, लिक्विड बन रही होती है, तो उसको हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जब पानी से बर्फ बन रहा होता है, यानी कि फ्रीजिंग हो रही होती है, जम रहा होता है, तो जिस टेम्परेचर पर जमता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बर्फ के लिए ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी कि अच्छा मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही है, लेकिन जब प्रोसेस अलग अलग हो रहा होता है, रिवर्स हो रहा होता है, तो उस हिसाब से हम इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट अगर मेल्ट हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट जब फ्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड, इधर अगर लिक्विड है और उसको हमने थोड़ा सा और हीट दे दी तो वो गैस के फॉर्मेट में बन जाए। हम अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये जो चार्ट दे रखा है यहाँ पर, ये पानी के लिए अगर हमने देखा तो यहाँ पर देखो ये ब्लू कलर का जितना भी गैप है इसमें ये पानी लिक्विड स्टेट में रहेगा, और अगर आपने देखा कि इसके आगे ये गैस के फॉर्म में रहेगा और इसके इस साइड में ये सॉलिड आइस के फॉर्म में रहेगा, सॉलिड या आइस के फॉर्म में रहेगा। तो आपने ये देख लिया कि इसके इस साइड में 0 से कम पर ये आइस के फॉर्मेट में रहेगा, और 100 से ज्यादा अगर देखा जाएगा तो 100 से ज्यादा गैसियस के फॉर्म में रहेगा। ये हम अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें या डिग्री केल्विन की बात करें या फारेनहाइट की बात करें, अलग अलग स्केल में यही चीजें होंगी। अगर मान लीजिए हमने कहा कि 273
273.15 केल्विन से कम टेम्परेचर होगा तो पानी आइस के फॉर्मेट में होगा, सॉलिड होगा। 273 से 373 डिग्री केल्विन के बीच में होगा तो ये लिक्विड स्टेट में होगा। 373.15 से अगर ज़्यादा होगा तो ये गैसियस स्टीम में, गैसियस स्टेट में होगा, या आप ये कह सकते हैं कि स्टीम के फॉर्म में होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम है पानी का टेम्परेचर तो वो सॉलिड होगा। 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है वो लिक्विड होगा, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा है उसका टेम्परेचर तो वो गैस के फॉर्म में होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। तो आपने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, टेम्परेचर होता है जब कोई भी लिक्विड गैस स्टेट में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। और ये वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई है। अब हम फार्मूले पे बात करते हैं, यानी कि सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम इसको अगर हम पूरा का पूरा सीधे एक फार्मूला इन दोनों से संबंधित रिलेशन निकालते हैं तो C/100 बराबर F-32 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 180 इज इक्वल टू केल्विन में अगर हम लोग जाते हैं तो केल्विन डिवाइडेड बाय K-273.15 डिवाइडेड बाय 100 गैप होते हैं, वो हम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने किया क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने ये किया है कि जो इनिशियल C यानी कि इसका जो प्रेजेंटेशन है उसमें से हमने उसके मेल्टिंग पॉइंट को माइनस किया है। तो C माइनस हमें यहाँ पर करना है 0, और जितने खाने हैं यानी कि 100 माइनस 0 करोगे तो 100 खाने आएंगे, तो 100 से डिवाइड कर दिया। फ़ारेनहाइट के बारे में बात करी गई तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है F-32 किया, जितने नंबर ऑफ खाने हैं, गैप हैं यानी 180 हैं तो 180 कर दिया, इक्वल टू के यानी कि केल्विन स्केल पे इसका केल्विन स्केल का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 है तो हमने वो लिखा, और इसके बाद जितने भी खाने हैं 100 तो हमने वो 100 कर दिया। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसमें से ये तीनों का रिलेशन निकाला जाता है। और अगर ये तीनों का रिलेशन निकालने के लिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपके पास में एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा जो कि हमेशा हम यूज़ कर सकते हैं। इससे संबंधित एक सवाल है वो कभी कभी आ जाता है। तो पहला तो सवाल यहाँ तक ये क्लियर होना चाहिए कि ये तुम्हें याद होना चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में और करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन दोनों का अगर हमें रिलेशन निकालना है या इनका रिलेशन निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हम सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन निकाले तो थोड़ा देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो C-0 हम सीधे C लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, चूंकि ये सब बराबर है तो हमने इसको और इसको उठा लिया, K-273.15 डिवाइडेड बाय हमने लिखा 100। आप देखोगे यहाँ पर 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C इज इक्वल टू K-273.15। तो ये आपका बन करके फार्मूला तैयार हो जाता है कि डिग्री सेल्सियस केल्विन माइनस 273.15 के बराबर होता है। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, और ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेता है, ये भी फार्मूला पूछ लेता है, ये भी फार्मूला पूछ लेता है। तो आप C इक्वल टू यानी कि सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 होता है। अब एग्जाम में कभी कभी एक चीज और पूछी जाती है कि ये बताओ कि परम शून्य ताप क्या होता है। तो परम शून्य ताप ऐसा ताप होता है कि उससे नीचे कोई टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है, ऐसा माना गया। तो परम शून्य ताप यानी केल्विन में नापा गया कि 0 डिग्री केल्विन ही परम शून्य ताप है, यानी कि इससे नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि परम शून्य ताप यानी कि 0 डिग्री केल्विन। अब इस फार्मूले में अगर हमने कहा कि डिग्री सेल्सियस में बता दो तो आप ये कह सकते हो कि 0 डिग्री केल्विन, तो 0 यहाँ पर रखोगे, जब यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या आएगा, सेल्सियस बराबर 0 माइनस 273.15, यानी कि सेल्सियस में अगर हम नापते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेल्सियस में अगर हम लिखेंगे तो सेल्सियस डिग्री सेल्सियस यानी परम शून्य ताप डिग्री सेल्सियस में देखा जाएगा तो 0 माइनस, तो 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का हो जाएगा 273.15। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं तो ये परम शून्य ताप ये है। तो परम शून्य ताप अलग अलग स्केल पर आपने देख लिया कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं तो माइनस 273.15 हुआ, अगर हम लोग केल्विन में नापते हैं तो 0 केल्विन होता है। मतलब ये माना जाता है कि इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। एक चीज और भी है कि जब चूंकि 0 डिग्री है
को हम नेगेटिव में नहीं प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इससे नीचे हम मानते नहीं है कि इससे नीचे कोई भी टेम्परेचर पॉसिबल है। तो नेगेटिव केल्विन आप कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे नीचे टेम्परेचर हमने माना है कि होता ही नहीं है। लेकिन ये सेल्सियस में पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सेल्सियस के स्केल का कैलकुलेशन ही इस तरीके से बनाया गया है। तो सेल्सियस में हमने देखा कि -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप में दोनों ही चीजें अगर लिखी हुई हैं तो ये दोनों ही सही हैं, 0 केल्विन या -273.15, ये दोनों ही परम शून्य ताप कहलाते हैं। तो ये तो पॉइंट यहाँ पर बीच में आपने देख लिया, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों को याद ही रखना है। कहीं पे आता है तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, सीधी सी बात है। परम शून्य ताप को 0 डिग्री केल्विन बोलते हैं, या हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक तो सवाल यहाँ से क्लियर होता है, यानी कि आपको ये फार्मूला याद रखना है और परम शून्य ताप किसको बोलते हैं ये याद रखना है। अब हम अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगला फार्मूला हमारा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमने रिलेशन जनरेट करना है। C-0 डिवाइडेड बाई 100 था इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180 हमारा ये फार्मूला था। तो 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 10 का 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, और 5 से और 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आया, यानी कि C अपॉन का 5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारा फार्मूला बनकर के तैयार हो गया। इसमें आपने देखा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का ये रिलेशन डेवलप होकर के रखा हुआ है। तो एग्जाम में कभी कभी ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना है कि C डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। तो ये फार्मूला आपको याद रखना ही चाहिए। आप इसको अगर स्टैंडर्ड फार्मूला ये पूरा का पूरा याद रखोगे तो बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीधे सीधे ये फार्मूला आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना कि भाई C डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इसमें से कुछ भी वो घुमा करके भी पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है कि 9 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे कि 9C डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -32, तो भी सही है। वो तो मैथमेटिकल फार्मूला है, वो किसी भी तरीके से घुमा सकता है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला आपका ये निकल करके आता है। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये बताओ, इसी से संबंधित एक सवाल है और उसका उत्तर भी डायरेक्ट है, लेकिन फिर भी हम उसको हल करके देख लेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर बराबर होते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो आंसर है -40 डिग्री। -40 डिग्री पर क्या होता है कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर बराबर होते हैं। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ये तो क्वेश्चन का आंसर है। तुमसे पूछा जाएगा कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो आपका आंसर है -40। कई बार आपको ये डायरेक्ट ऑप्शन में दे रखा होगा ABCD में, तो आप डायरेक्ट लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। -40 दे रखा होगा, -50 दे रखा होगा, प्लस का 40 दे रखा होगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और मान लीजिए 60 दे रखा है, या ई में 1 या मोर देन 1, ऐसा कुछ आपके पास में ऑप्शन होगा। तो आप चूंकि सवाल समझ गए हैं, सवाल में लिखा हुआ है कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, आंख बंद करके आपको ये रट करके जाना है कि -40 यहाँ पर आप टिक करेंगे, प्लस का 40 नहीं, -40 आप आंसर टिक करके आगे चले जाएंगे। लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि आखिर कैसे होता है, ये कैसे हुआ है। तो इसको हम देखते हैं कि भाई क्योंकि आपने ये पूछा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो किस टेम्परेचर पर, तो हमने मान लिया कि C = F होगा। तो इस फार्मूले में हम C की जगह पर F रख दें या F की जगह पर C रख दें। तो हमने यहाँ पर रख दिया C/5 इज इक्वल टू F की जगह हमने C रख दिया, तो यहाँ पर C-32 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको सॉल्व कर लिया, 9 का मल्टीप्लाई किया तो 9C इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई C में किया, 5 का मल्टीप्लाई 32 में किया, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5C माइनस का 5 इंटू 32। अब देखो जरा, यहाँ पर 9C है और ये 5C है, जब इसका ट्रांसफर इधर करोगे तो 9C माइनस का 5C और इज इक्वल टू माइनस का, इसका मल्टीप्लाई करिए आप तो 32 इंटू 5, तो 5 इंटू 2 160 आता है। इसको सॉल्व करो, 9C माइनस 5C होता है आपका 4C इज इक्वल टू माइनस का 160, यानी कि C की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो माइनस का 160 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, और 4 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर -40 आएगा। आपने देखा कि C की वैल्यू -40 आ गई। यही आंसर आपको हमने बात की थी। तो ये ऐसा टेम्परेचर है
कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इस टेम्परेचर पर बराबर बराबर होते हैं। तो आपका ये सवाल बहुत पेट सवाल है, कम से कम सैकड़ों बार ये रिपीट हुआ है, तो इसको आप केवल डायरेक्ट याद रखो, निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपको मौजवानी ये याद होना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने ये देख लिया कि पूरे के पूरे सिस्टम में आप टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे। डिफरेंट टाइप की स्केल्स हैं, आपने न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए, उनके रिलेशन भी देख लिए आपने। फिर अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये है आपका वाटर की स्केल, यानी कि हमने वाटर के जितने भी फॉर्मेट हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों के बारे में थोड़ा हम स्टडी करते हैं और देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और कैसे वो हीट करेंगे तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो हमने कहा कि भाई वाटर ले लिया, वाटर को ही हम सॉलिड बनाएंगे तो आपका बन जाएगा ये, वाटर को सॉलिड बनाओगे तो आइस बन जाएगी, लिक्विड अगर बनाओगे तो वाटर ही रहेगा, और ये फिर गैस के फॉर्म में रखोगे तो ये स्टीम में आपको दिखाई देगा। तो हमने क्या किया कि वाटर ले लिया, वाटर को हमने कूल कर दिया और सॉलिडिफाई कर दिया, तो ये बन गया आइस। आइस का टेम्परेचर हमने मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब हम इसको हीट करेंगे, आइस को जब हम हीट करेंगे गैस के बर्नर के द्वारा या किसी भी तरीके से, तो इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि बढ़ करके इसका टेम्परेचर कुछ भी होता रहेगा और इतना बढ़ जाएगा कि ये लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा, और ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट में ये चेंज हो जाएगा। फिर टेम्परेचर हम इसका बढ़ाते रहेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, और ये 100 तक ये लिक्विड स्टेट में ये बना रहा। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पहुंच चुका है, तब हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इसको और हीट देते हैं। तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद होता यह है कि 100 डिग्री का ये लिक्विड है, 100 डिग्री का लिक्विड है, ये हमने हीट दी तो लिक्विड से गैस बन जाएगी। अब हमने देखा कि 100 डिग्री पे जो लिक्विड था वो गैस बन करके तैयार हो गया। फिर हमने चेक किया इसका टेम्परेचर, फिर से जब टेम्परेचर जब चेक कर रहे होगे तो इसका टेम्परेचर आया फिर से 100 डिग्री सेल्सियस। आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, हमने तो टेम्परेचर इसका राइज किया था लेकिन फिर भी 100 डिग्री है अभी तक, तो गई एनर्जी कहाँ। तो आप ये कहोगे कि वो जो एनर्जी गई है वो छिपी हुई है, यानी कि गुप्त हो गई, वो एनर्जी लेटेंट हो गई। इसका मतलब ये होगा कि वो एनर्जी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट को कन्वर्ट करने में खर्च हो गई है, यानी कि जो 100 डिग्री से ज़्यादा आपने थोड़ी देर और अगर हीट किया, थोड़ी देर हीट करने के बावजूद इसका स्टेट तो चेंज हो गया, यानी कि लिक्विड से गैस में तो बन गई, लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, यानी कि 100 यहाँ पर था इस लिक्विड का, और गैस जब बन गई तब भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। अब जब ये गैस बन चुकी है तब आप जब आप और गर्म करोगे तो इसका टेम्परेचर फिर बढ़ता जाएगा, 110, 111, 12 इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज ये देखी, ऑब्जर्व करी कि कोई ना कोई ऐसा स्थान है या कोई ऐसा प्रोसेस है जब हम एनर्जी तो दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ता नहीं है, तो गया कहाँ, वो जो टेम्परेचर है यानी कि वो जो एनर्जी है वो इसके स्टेट को चेंज करने में चली जाती है, लिक्विड से गैसियस स्टेट को चेंज करने में चली जाती है। तो ऐसी एनर्जी छिपी हुई एनर्जी कहलाती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोला जाता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी कि ये जो ऊष्मा है ये गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट कहलाती है। यानी कि एक मीडियम से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। तो ये चीज हो गई, आपने यहाँ पर देखा कि लेटेंट हीट यहाँ पर काम कर रही थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। आपने कहा कि सर हमने आइस तो ले ली थी, अब हमने इसको हीट किया, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आइस का होता है, तो हमने जब हीट किया तो ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ये बन गई। आपने कहा कि ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बन गई और यानी कि वाटर बन गया, लेकिन हमने जब टेम्परेचर इसका नापा तो 0 डिग्री सेल्सियस ही आया। आप कहोगे हमने जो एनर्जी दी थी वो तो बेकार हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम 0 डिग्री की आइस को हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ता नहीं है, वो एनर्जी खर्च हो जाती है इसके सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में बनाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस का था और लिक्विड का भी जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो तो ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी थी वो इसके स्टेट को चेंज करने में खत्म हो गई है। सॉलिड से ये लिक्विड स्टेट में बनाने में जो एनर्जी खर्च हो गई है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। तो वो भी लेटेंट हीट की तरीके से ही काम कर रही है, यहाँ पर भी गुप्त ऊष्मा हो गई। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई।
अच्छा, गुप्त ऊष्मा यहाँ भी काम कर रही है, क्यों? क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। ये सॉलिड था, आइस सॉलिड थी, सॉलिड से लिक्विड बन गया, तो जो एनर्जी खर्च हुई है इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बनाने में, उस एनर्जी को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट बोल दिया, चलो ठीक है। तो अब आप कहोगे कि ये वाली जो लेटेंट हीट है, यहाँ पर लेटेंट हीट है और यहाँ पर जो लेटेंट हीट है, उनमें क्या अंतर? तो सिंपल सी बात ये है कि जो गुप्त ऊष्मा यहाँ पर दे रखी है वो बेसिकली है क्या, यहाँ पर जब हम लोग आइस से लिक्विड में बदलते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है कि 80 कैलोरी एनर्जी पर ग्राम खर्च होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम खर्च होती है। यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी खर्च हो रही है, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर क्या है कि मेल्ट हो रही है। आप इसको देखो कि सॉलिड थी, ये लिक्विड थी, यहाँ पर क्या है, लिक्विड से गैस में बन रहा है और ये वेपराइजेशन हो रही है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको बोलते हैं। जो हीट यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गई, यानी कि वेपर बन रहा है तो वेपराइजेशन हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड बन रही है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, गल रहा है ये बेसिकली। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको बोलेंगे, यानी गलना, गल रहा है तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। यहाँ पर तो ये दो चीजें, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि स्टीम जब बनती है तो जो एनर्जी खर्च होती है वो 540 कैलोरी 1 ग्राम में खर्च होती है। यानी कि 1 ग्राम पानी ले लो, 1 ग्राम पानी ले लो 100 डिग्री सेल्सियस, उसको 540 कैलोरी और एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो भी 100 डिग्री सेल्सियस वाली गैस आपको बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी। और उसके बाद आप हीट देते रहोगे तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, 100 के बाद 110 या जो भी आगे बढ़ता रहेगा, जितनी हीट दोगे उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 1 ग्राम की आइस ले ली है, 1 ग्राम की आइस ले ली है तो वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जब हम 80 कैलोरी एनर्जी देंगे तब जाकर के वो लिक्विड स्टेट में बदलेगा और उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस। आपको हम तो 90 कैलोरी दे देंगे एनर्जी, तो जब आप 90 कैलोरी एनर्जी दे दोगे, 1 ग्राम आइस का टुकड़ा लिया है, 90 ग्राम आपने एनर्जी इसको दे दी, तो होगा क्या कि 80 कैलोरी एनर्जी तो लेटेंट हीट थी, वो इसको लिक्विड स्टेट में बदल देगी और जो बाकी 10 कैलोरी एनर्जी बची थी उससे ये 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर के टेम्परेचर कुछ होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अच्छा ये आपने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 80 कैलोरी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है वो 540 कैलोरी पर ग्राम में होती है। इसी तरीके से अलग अलग जो लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं उनका लेटेंट हीट अलग अलग होती है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि लेटेंट हीट जो स्टीम की है वो काफ़ी ज़्यादा है, 540 कैलोरी है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये बताइए कि 1 ग्राम आइस ले ली और 1 ग्राम लिक्विड ले लिया, 1 ग्राम आइस को स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी लग रही है वो ज़्यादा है या 1 ग्राम लिक्विड को गैस के फॉर्म में चेंज करने में जो एनर्जी लग रही है वो ज़्यादा है? तो आप यहाँ पर देखोगे 1 ग्राम अगर हमने लिक्विड लिया उसको गैस के फॉर्म में बनाने में 540 कैलोरी चाहिए, और इसके बाद अगर हमने 1 ग्राम आइस का सॉलिड टुकड़ा लिया उसको लिक्विड बनाने में हमें केवल 80 कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो यानी कि ये वाली एनर्जी ज़्यादा है। अगर हमने इस एनर्जी को कहीं से भी हमें मिली तो ये ज़्यादा हमें महसूस भी होगी। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि 100 डिग्री का हमने ये वाटर ले लिया और 100 डिग्री की हमने स्टीम ले ली, तो किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी? तो एनर्जी स्टीम के पास ज़्यादा होगी, और वो कितनी ज़्यादा होगी? वो 540 कैलोरी ज़्यादा होगी अगर दोनों का अमाउंट केवल 1-1 ग्राम का है तो। अब देखो 540 कैलोरी इनके पास ज़्यादा है, तो 540 कैलोरी अगर ज़्यादा है तो हमने एक हाथ इस लिक्विड के कंटेनर में डाला और एक हाथ इस कंटेनर के लिक्विड में डाला, तो इसमें ज़्यादा हमें जलन महसूस होगी क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 डिग्री, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें से आदमी ज़्यादा जल जाएगा? तो 540 कैलोरी एनर्जी इसके पास में ज़्यादा है, तो आदमी अगर इसमें हाथ डालेगा स्टीम में तो ये जल जाएगा। यह सवाल ये भी पूछा जाता है कि पानी 100 डिग्री का है और 100 डिग्री की स्टीम है, तो स्टीम से ज़्यादा आदमी क्यों जल जाता है? तो उसके पास में लेटेंट हीट एक्स्ट्रा इसके पास होती है, क्योंकि 540 कैलोरी इसने एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब की है, तब जाकर के ये लिक्विड से गैस स्टेट में आई है। इसका मतलब 540 कैलोरी इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए स्टीम से ज़्यादा जलना खतरनाक होता है बजाय पानी के। तो पानी से क्योंकि इसमें कम एनर्जी होती है, इसमें ज़्यादा, तो ज़्यादा एनर्जी अगर होगी तो वो हमारे हाथ में ट्रांसफर होगी, उससे हम जल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर हम आगे चलते हैं, वाटर की ये प्रॉपर्टी थी, वाटर की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। आखिर हम वाटर की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है
कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट कर दी तो ये स्टीम में बन जाएगा, और अगर हमने इसको फ्रीज कर दिया तो ये सॉलिड बन जाएगा, वाटर सॉलिड बन जाएगा। ये आपने देख लिया था। एक चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि एक फार्मूला होता है, उसका यूज़ करके हम देखते हैं। अच्छा, सिंपल सी पहले तो बात हम ये बता दें कि वाटर जब भी, क्वेश्चन अच्छा आप ये बताएं कि वाटर को जब हम लोग फ्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है, ये सवाल पूछा जाता है। इसी के बारे में हम बात बताने जा रहे हैं, बढ़ता है वॉल्यूम या घटता है। यानी कि क्वेश्चन ये है कि जब हम, क्वेश्चन है ABCD में कि जब हम पानी को फ्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, कैन नॉट से, यानी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अब आपका सवाल यह है कि अगर हमने पानी को, एक सवाल ये होता है कि पानी को हमने हीट किया, एक सवाल इस पे ये आता है, तो हमने ये कहा, और दूसरा सवाल ये बताना है कि हमने इसको फ्रीज कर दिया, यानी कि हमने इतना ठंडा कर दिया ये जम गया। तो दोनों सवालों के लिए आपके ऑप्शन यही हैं, तो आपको ये बताना है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब आप ये बताओ कि ये हमने पानी भर दिया, इसको फ्रीजर में रख दिया, एक कटोरी और ले ली पानी की हमने, उसमें पानी भर दिया और उसको भी रख दिया। ये डीप फ्रीजर में रखा है जहां पर बर्फ जम जाती है, छोटा सा जो केबिन होता है फ्रीजर में, वहां पर बर्फ पूरी तरीके से जम गई। इसमें क्या हुआ कि पानी अभी है, ये लिक्विड स्टेट में है, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में है, इसमें पानी जमा नहीं है अभी, और ये जो है ये आप देखोगे सॉलिड स्टेट में बनकर के तैयार हो गया। तो वह रख दिया, शाम तक देखा कि ये तो अभी भी लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि इसको जनरल वार्ड में रखा हुआ है, जो फ्रिज का जो जनरल केबिन होता है उसमें रखा, जहाँ पर सब्जियां वगैरह रखी जाती। ये डीप फ्रीजर में रखा, पानी जम गया, बर्फ जम गई, तो ये सॉलिड स्टेट का है, ये लिक्विड स्टेट का है। हम चेक क्या करने जा रहे हैं कि आखिर जब हम फ्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है घटता है, क्या होता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप देखो, अच्छा पानी का जो वॉल्यूम था हमने मान लीजिए 10-10 ग्राम दोनों में रख दिया, क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा कितना पानी लिया है, मतलब दोनों में हमने बराबर बराबर ले लिया, 10 ग्राम 100 ग्राम जितना आप लेना चाहते हैं ले लिया। अब आपने क्या किया कि इसको चेक कैसे करना है कि आखिर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। दोनों को हमने डिब्बे से निकाला, फ्रिज से निकाला, इसके बाद हमने क्या किया, दोनों को उल्टा कर दिया, और उल्टा करने के बाद मान लीजिए जैसे ये था, और हमने जब उल्टा किया तो अगर ये ओपन होता तो ये पूरा पूरा बह जाता। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें हमने बर्फ जमा कर रखी होती और इसको ओपन कर देते, बर्फ जमे होते, और तब हम इसको ऐसे नीचे की तरफ ओपन करते तो बर्फ नीचे नहीं गिरती। इससे ये कंक्लूजन निकला कि आखिर ये बर्फ, अगर मान लीजिए कटोरी है और बर्फ जमी हुई है तो हम इसको उल्टा करेंगे तो बर्फ नहीं गिरेगी, यानी कि बर्फ ने जकड़ ली है कटोरी की बाउंड्रीज को, और जकड़ता कब है, जब वो फैल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ का वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। पानी के जब दूसरी वाली जो कटोरी थी पानी वाली, ये वाली, इसको जैसे हमने उल्टा किया तो पानी सारा नीचे बह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर था उसने कटोरी की बाउंड्रीज को अच्छे से पकड़ के नहीं रखा हुआ है, यानी कि उसका वॉल्यूम कम है। तो यानी कि आप ये देखो कि जो बर्फ की कटोरी थी उल्टी रखी तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, इसलिए वो फैल गई है, और फैल गई है उसने फैल करके कटोरी की बाउंड्री को पकड़ लिया है। तो यहाँ पर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब भी आप फ्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा, हीट करेंगे तो वॉल्यूम, अगर गैस बन गई है तो और ज्यादा हो जाएगा, लिक्विड अगर है तब तो ठीक है। सॉलिड से अगर हम लिक्विड बनाते हैं, बर्फ को अगर हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, यहां पर वॉल्यूम कैसा था, ज्यादा। जब हमने हीट किया आइस को और ये लिक्विड स्टेट में अगर आया तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। हमने लिक्विड को और हीट किया, स्टीम बन गया, तो स्टीम में फिर से वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्टीम तो ज्यादा एरिया कवर करती है तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब एक सवाल और आता है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं, यानी कि जब भी हम फ्रीज करेंगे, बर्फ जब भी बनेगी तो बर्फ का वॉल्यूम जो होता है वो कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाता है तभी तो कटोरी क्या करती है, बाउंड्रीज को पकड़ लेती है, और इतनी जकड़ के पकड़ लेती है कि हम जो है काफी तेजी के साथ में नीचे करते हैं तो करती है, यानी कि वो फैल करके उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है फ्रीजिंग से, और हीट करेंगे तो हीट की भी कंडीशन है, हीट कितना करें कि वो लिक्विड स्टेट में बना रहे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा बजाय इसके, और अगर हम लोग और हीट कर दें वो स्टीम में बन जाए, लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो जाए तो वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाएगा। वॉल्यूम तब तो इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, स्टीम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सवाल आपके इस तरीके से सॉल्व होते हैं। एक चीज और भी है, यहाँ पर आपने कहा कि ये बताओ कि वॉल्यूम के बारे में तो बता दियो, डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है।